दोस्तों नमस्कार। आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक प्रजातांत्रिक राष्ट्र में तानाशाही के साथ शासन करें और उसके बाद भी आपको कोई तानाशाह न कहे, तो उसके लिए एक उपाय है। उसका उपाय यह है कि आप देश की सारी संवैधानिक संस्थाओं को अपनी उंगलियों पर नचाना सीख लो। उसके बाद जब पूरा सिस्टम आपकी मुट्ठी में होगा तो फिर आपको कोई तानाशाह नहीं कह सकता, क्योंकि जब आपको कोई तानाशाह कहेगा तो आपके पास ये कहने के लिए शब्द होंगे कि जो कुछ हो रहा है सब सिस्टम से ही तो हो रहा है। आज हम बात इसलिए ये कर रहे हैं क्योंकि आपने देखा होगा सूरत की जिला अदालत से फैसला जब आया राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में, अधिकतम जो 2 वर्ष की सजा हो सकती थी वह उन्हें मिली। और अगर उस 2 वर्ष में 1 दिन की भी सजा कम होती तो राहुल गांधी अपनी सजा से अयोग्य नहीं, अपनी सदस्यता से अयोग्य साबित नहीं किए जा सकते थे। लेकिन मानहानि के मामले में अधिकतम जो सजा हो सकती थी वह उन्हें मिली। उसके बाद जैसे ही ये सूचना टेलीविजन और तमाम माध्यमों से देश के तमाम हिस्सों में पहुंची, ठीक चंद घंटों बाद ही लोकसभा सचिवालय ने त्वरित गति से सारी कार्रवाई करते हुए उन्हें अयोग्य साबित कर दिया, उनकी सदस्यता रद्द कर दी। गुजरात की वह सूरत की जिला अदालत जो भारतीय संसद से 1200 किलोमीटर दूर है, जिला अदालत ने लगभग 150 पन्नों का जजमेंट दिया जो गुजराती में था। 1200 किलोमीटर दूर गुजराती भाषा में लिखा हुआ जजमेंट कुछ घंटों में ही लोकसभा सचिवालय में पहुंच गया। उसका ट्रांसलेशन हो गया, उसकी चीज़ों को समझ लिया गया और सदस्यता रद्द करने की कार्रवाई भी कर दी गई और सदस्यता रद्द भी कर दी गई। लेकिन जब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और लगभग दोपहर में फैसला राहुल गांधी के पक्ष में आया, उनकी सजा पर रोक लगी और सदस्यता बहाल करने के जब आदेश दिए गए तो वो जजमेंट जो अंग्रेजी में आया है और जो सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग लोकसभा से सिर्फ 9 किलोमीटर की दूरी पर, 8 किलोमीटर की दूरी पर है, वहां तक वो जजमेंट 8 किलोमीटर दूर पहुंचने में 50 घंटे से ज़्यादा गुजर गए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की इटावा सीट से सांसद रामशंकर कठेरिया, उन्हें भी आगरा के कोर्ट ने 2 साल की सजा शनिवार को सुनाई। जो आगरा दिल्ली से लगभग 239 किलोमीटर दूर है। 1200 किलोमीटर दूर अदालत का जजमेंट कुछ घंटों में ही पहुंच गया और एक संसद सदस्य की सदस्यता समाप्त कर दी गई। लेकिन लगभग 240 किलोमीटर दूरी पर जो अदालत बनी है उसका जजमेंट 30 घंटे के समय में भी, लगभग 30 घंटे गुजर जाने के बाद भी वो जजमेंट अभी तक नहीं पहुंच पाया है लोकसभा सचिवालय के पास, जो उनकी सदस्यता समाप्त करने की कार्यवाही को लोकसभा सचिवालय आगे बढ़ा पाता। इन सारी चीज़ों को जब आप देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि किस तरह से देश की वो संस्थाएं जिन्हें संवैधानिक तौर पर स्वतंत्रता प्राप्त है, क्योंकि लोकसभा सचिवालय और लोकसभा अध्यक्ष किसी सरकार के लिए नहीं बल्कि समूचे सदन के लिए काम करते हैं, लेकिन जब ऐसे द्विपक्षीय फैसले सामने आते हैं, ऐसी द्विपक्षीय कार्रवाइयां सामने आती हैं,
तो जनता और देश ये सोचने को मजबूर हो जाता है कि आखिरकार ये क्यों हो रहा है कि 1200 किलोमीटर का फैसला आपके पास चंद घंटों में पहुंच रहा है और 8 किलोमीटर की दूरी का फैसला 50 घंटे यानी 2 दिन से ज़्यादा का समय बीत जाने के बाद भी आपके पास नहीं पहुंचा और कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। निश्चित तौर पर यह सवाल खड़ा होना वाजिब है, तब और ज़्यादा वाजिब हो जाता है जब चलती हुई लोकसभा में सरकार की कोई मंत्री ये अपने वक्तव्य में जब विपक्षी सांसद उनकी किसी बात पर हंगामा कर रहे थे तो दिल्ली से जो लोकसभा चुन के जाती हैं मीनाक्षी लेखी, जो सरकार में राज्य मंत्री के ओहदे पर हैं, उन्होंने चलती हुई लोकसभा में लगभग धमकाते हुए विपक्ष के सांसदों से कहा, ए शांत बैठो, तुम्हारे घर भी ईडी पहुंच जाएगी। जी हाँ, वही ईडी जिस ईडी और सीबीआई को लेकर देश की तमाम वो राजनीतिक दल, तमाम वो संस्थाएं प्रश्न चिन्ह उठाती रही हैं, जिन्होंने कई बार ये आरोप लगाया है कि ईडी और सीबीआई को तोते की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। आखिरकार क्यों ऐसा सवाल उठकर खड़ा होता है? और तब और ज्यादा सवाल गहराई का रंग पकड़ लेता है जब किसी संवैधानिक संस्थान के डायरेक्टर यानी ईडी के डायरेक्टर के कार्यकाल विस्तार के लिए सरकार सुप्रीम कोर्ट में गिड़गिड़ाने की स्थिति में पहुंच जाए। और पहली बार शायद देश के इतिहास में ये हुआ है कि किसी ईडी के डायरेक्टर के कार्यकाल का मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हो, जहां कोर्ट ये कह रहा हो कि इनकी नियुक्ति ही गैर कानूनी है और सरकार ये कह रही हो कि राष्ट्र हित में इन्हें ही ईडी का डायरेक्टर बने रहना दिया जाए और गिड़गिड़ाते हुए सरकार कुछ समय मांगे कि हमें इन्हें और कुछ समय तक इनके पद पर रहने दिया जाए। आखिर क्या पूरे ईडी विभाग में संजय मिश्रा से ज्यादा योग्य कोई दूसरा कर्मचारी अधिकारी नहीं है जिसे ये सरकार डायरेक्टर नियुक्त कर पाए? ये बात इसलिए समझने की जरूरत है क्योंकि जब भी देश में कोई नैरेटिव सेट करना होता है तब संजय मिश्रा की अगुवाई वाली ईडी देश के किसी भी राजनेता को सम्मन भेज देती है पूछताछ के लिए, और उससे सिर्फ पूछताछ होती है, उस पर कोई मामला तय नहीं होता, उसके खिलाफ कोई चार्जशीट फाइल नहीं होती, कोई दोषारोपण नहीं होता। बस 4 दिन 5 दिन 8 दिन जितने दिन मन हो उतने दिन सीबीआई पूछताछ करती है। बस उनका सिर्फ एक उद्देश्य होता है कि देश में मैसेज कन्वे हो जाए कि फला नेता से ईडी ने पूछताछ की। आखिरकार ये सारी चीजें क्यों उठ रही हैं? 2014 में राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का चोला ओढ़कर निकले मोदी भारतीय जनता पार्टी को जीत की एक बूटी नजर आई उनके अंदर। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी मोदी के चेहरे को आगे करके खुद पीछे खड़ी हो गई, और उसके बाद से ये पहली बार देखने को मिला कि जब भारत की कोई राष्ट्रीय पार्टी लोकसभा के चुनाव से लेकर और नगर पंचायत यानी नगर निगम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव तक सिर्फ एक चेहरे पर लड़े जाएं, न राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कोई मायने रखता है, न सरकार के किसी मंत्री का चेहरा कोई मायने रखता है, न पार्टी का कोई चेहरा मायने रखता है, और न ही जो प्रत्याशी स्वयं लड़ रहा है उसका अपना कोई चेहरा मायने रखता है। हर मंच पर सिर्फ एक चेहरे पर वोट मांगे जा रहे हैं पिछले 2014 से लेकर अब तक। तो क्या ये विचार करने की जरूरत है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने दूसरे लोगों को, दूसरे दलों को साइडलाइन करने के चक्कर में क्या पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी की पूरी सरकार स्वतः साइडलाइन होती चली जा रही है? क्योंकि आज जब भी हम कोई चीज देखते हैं, रेलवे का उद्घाटन कौन कर रहा है? मोदी जी।
विदेश कौन जा रहा है? मोदी जी। अर्थव्यवस्था किसने मजबूत की? मोदी जी ने। सीमाएं सुरक्षित किसकी वजह से हैं? मोदी जी की वजह से। देश किसकी वजह से बदल रहा? मोदी जी की वजह से। कूटनीति, विदेशी कूटनीति किसकी अच्छी? मोदी जी की। जब सारा कुछ मोदी जी कर रहे हैं तो फिर आखिरकार सरकार के ये मंत्री क्या कर रहे हैं? और क्या ऐसे निठल्ले मंत्रियों की जमात से घिरी है सरकार जो कुछ करना ही नहीं जानते? सिर्फ एक वो व्यक्ति है जिसके पास सारी कलाएं हैं, सारी विद्याएं हैं और पूरी की पूरी सरकार को वह चलाना जानता है। अगर आप किसी स्टेट में चुनाव हार जाते हैं, आपकी पार्टी किसी स्टेट में चुनाव हार जाती है, तो उसी सिस्टम का सहारा लेकर उस प्रदेश की सरकार को किस तरह से तंग करना है, ये गुण भी कोई नहीं जानता सिवाय मोदी जी के। चाहे वह राजस्थान की पूर्वी नहर परियोजना हो, जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव क्षेत्र में गई थी तो पूर्वी राजस्थान की नहर परियोजना का घोषणा पत्र में जिक्र था और उन्होंने ये कहा था कि सरकार पुनः वापस करवाओ, वसुंधरा जी मुख्यमंत्री बनेंगी और तुरंत ये पूर्वी राजस्थान में नहर परियोजना का बजट रिलीज होगा, काम शुरू हो जाएगा। लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी और उसके बाद पूर्वी राजस्थान की नहर परियोजना का बजट वहीं रोक दिया गया और बिल्कुल भी काम आगे नहीं बढ़ पाया। तो क्या अगर आपके दल की सरकार नहीं बनेगी किसी प्रदेश में, तो क्या उस प्रदेश की जनता को आप कटघरे में खड़ा करेंगे? आप उस प्रदेश की जनता को सजा देंगे? ये कब से लोकतांत्रिक हो गया है? आपने फिर से राजस्थान में ये घोषणा की है प्रधानमंत्री जी ने कि अगर 2023 में उनकी सरकार बनती है तो पूर्वी राजस्थान की नहर परियोजना पुनः काम उस पर शुरू होगा और उसका बजट रिलीज किया जाएगा। तो इसका सीधा अर्थ है कि आप जानबूझकर पिछले 5 वर्षों से पूर्वी राजस्थान की नहर परियोजना का बजट अटकाए थे, रोके थे, उसी सिस्टम के तहत जिस सिस्टम को उंगलियों पर नचाने की मैं आज चर्चा कर रहा हूं। दूसरा उदाहरण है कर्नाटक का। कर्नाटक में जब कांग्रेस को सरकार बन गई और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तो कर्नाटक में गरीबों को जो अनाज वितरण की स्कीम है, उस स्कीम को केंद्र सरकार ने बजट देना बंद कर दिया। हालांकि कर्नाटक की प्रदेश सरकार ने अपने खजाने के दरवाजे खोले और प्रदेश की जनता किसी संकट से न जूझे, इसलिए केंद्र की उस चाल में प्रदेश की सरकार नहीं फंसी और कर्नाटक की जनता को अनाज मुहैया कराया जा रहा है। लेकिन केंद्र सरकार का ये करना निश्चित तौर पर यह दर्शाता है कि केंद्र में बैठा कोई व्यक्ति की ऐसी मंशा पाले है जो सिस्टम को अपनी उंगलियों पर नचाने की चाहत रखता है। पूरी की पूरी पार्टी साइडलाइन हो गई, सिर्फ एक चेहरा आगे। पूरी की पूरी सरकार साइडलाइन हो गई, सिर्फ एक चेहरा आगे। और ठीक उसी तरह हमें ये लगता है कि जिस तरह से सिस्टम को चलाया जा रहा है, पूरी की पूरी संवैधानिक संस्थाओं को भी साइडलाइन करके एक चेहरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। और नहीं कर रहा है तो क्यों किसी हाई कोर्ट का जज इस्तीफा देते वक्त ये कह रहा है कि हम किसी दबाव में काम नहीं कर सकते। मार्च 2018 में जब एनडीए का झंडा चरम पे था, तो एनडीए मतलब भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन, जब एनडीए का झंडा चरम पे था तो भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन जिसे बोलते हैं, उसकी 21 राज्यों में सरकारें थीं। मार्च 2018 में एनडीए अपने पीक पर था, 21 प्रदेशों में सरकारें थीं, जो आबादी के हिसाब से देश की 71% आबादी पर भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकारें थीं और क्षेत्रफल की दृष्टि से 76% यानी 76% क्षेत्रफल पर, भारत के भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन शासन कर रही थी। लेकिन मई 2023 आते आते एनडीए का ये कुनबा, एनडीए का ये जो पूरे भूभाग को कब्जे मतलब जिस पर पूरा राजनीतिक तौर पर कब्जा था,
वो सिकुड़ता चला गया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि एक चेहरा आगे है, बाकी सब जीरो हैं। जब मई 2023 आया तो एनडीए की सरकारें सिर्फ 15 प्रदेशों में रह गईं। 15 प्रदेशों में दूसरे दलों की सरकारें हैं जो कहीं न कहीं आज विपक्ष में खड़े हैं। और निश्चित तौर पर इन 15 में भी 6 प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार चला रही है और बचे हुए 9 में भी सिर्फ 9 राज्यों में, यानी 6 में भाजपा की पूर्ण बहुमत की है, उसके बाद 3 में भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, यानी कुल मिलाकर 15 में, जो 15 में एनडीए का शासन है भी, उनमें भी सिर्फ 9 में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और बाकी बचे हुए 6 में भारतीय जनता पार्टी सहयोग में है, मुख्यमंत्री दूसरे दलों के हैं। उनमें ऐसे भी राज्य शामिल हैं जिनमें भारतीय जनता पार्टी के 0 विधायक हैं। जैसे सिक्किम का मामला ले लीजिए, सिक्किम में भारतीय जनता पार्टी का कोई विधायक नहीं है, बावजूद इसके सरकार को समर्थन कर रही है, तो सिक्किम की सरकार भी एनडीए के कोटे में गिनी जाती है। इस तरह से जब आप ये सोच लेंगे कि पूरा का पूरा सिस्टम हमारे हिसाब से चले, तो देश की व्यवस्थाएं, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और आपकी पार्टी का नेतृत्व और आपकी पार्टी की राजनीतिक ताकत लगातार सिकुड़ती जाएगी, क्योंकि प्रजातंत्र में हिटलर शाही चल ही नहीं सकती। और उसी का ये उदाहरण है कि जनता अब कहीं न कहीं एनडीए के विपरीत खड़ी होने लगी है। पिछले दिनों जो भी चुनाव परिणाम आए हैं, उनमें ये साफ तौर पर देखा गया है कि लाख कोशिश की गई अली और बजरंगबली में झगड़ा कराने की, बावजूद इसके जनता एनडीए के विपरीत खड़ी हुई। तो विचार देश की जनता को भी करना चाहिए और स्वयं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी करना चाहिए कि आखिरकार देश के सभी मंत्रालय क्या अपना अस्तित्व खो चुके हैं? जो सारे काम एक ही आदमी करेगा, चाहे वह पार्लियामेंट का शिलान्यास हो, उद्घाटन हो, चाहे किसी रेल का फीता काटना हो, चाहे किसी पुल का फीता काटना हो, तो क्या पूरी की पूरी पार्टी, मोदी जी ऐसा करके क्या ये सिद्ध करना चाहते हैं कि पूरी की पूरी सरकार और पूरी की पूरी पार्टी ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो फीता काटने की योग्यता नहीं रखते? इन्हीं शब्दों के साथ आज के एपिसोड से हम विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा निवेदन है कि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि अगला एपिसोड आपको सबसे पहले मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।